हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है अ मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पेप्टिक अल्सर डिसीज कंडीशन होती है उस कंडीशन में जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होता है जिसके कारण पेप्टिक अल्सर की बीमारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज इस्चेरिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी इज स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन नंबर सी इज स्टेफिलोकोकाई एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पेप्टिक अल्सर होने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण पेप्टिक अल्सर जो है ये हो सकता है। उसके बाद पूछा गया है बेस्ट टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द इरेडिकेशन ऑफ H पाइलोरी इन्फेक्शन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो H पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है इसके लिए कौन सा बेस्ट टेस्ट है जो कि यूज़ किया जाता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है ये परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज यूरिया टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज सीरम एलिजा टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज टिश्यू बायोप्सी टेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ब्रीथ यूरिया टेस्ट। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रीथ यूरिया टेस्ट। ब्रीथ यूरिया टेस्ट करवाया जाता है पेशेंट का जिसे पेप्टिक अल्सर होता है। H पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं या ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रीथ यूरिया टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट जो है पेशेंट को एक कैप्सूल जो है जो कि यूरिया का कैप्सूल होता है ये देते हैं, खिलाते हैं। उसके बाद जो है पेशेंट का ब्रीथ टेस्ट किया जाता है। ब्रीथ टेस्ट के लिए एक जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर ऐसा बैग जो है ये दिया जाता है जिसमें पेशेंट जो है ब्रीथ एक्सहेल करता है और उस ब्रीथ एक्सहेल करने के बाद यदि जो ब्रीथ रहती है उसमें यूरिया की स्मेल प्रेजेंट रहती है इसका मतलब कि H पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये प्रेजेंट है और इसी के कारण पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो रहा है। तो इस तरीके से यूरिया ब्रीथ टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डंपिंग सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ। डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज नेफ्रेक्टोमी, ऑप्शन नंबर बी इज सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सी इज इलियोस्टोमी एंड ऑप्शन नंबर डी इज हिस्ट्रेक्टोमी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी यदि पेशेंट की हुई हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। डंपिंग सिंड्रोम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यदि पेशेंट का जो स्टमक है यहाँ पर अगर सर्जरी हुई हो तो हम पेशेंट को जो भी फूड या फ्लूइड देते हैं वो डायरेक्ट स्टमक में ना जाके इंटेस्टाइन में जाता है जिसकी वजह से एक साउंड अराइज होता है और यदि जो फूड है वो डायरेक्ट स्टमक की जगह इंटेस्टाइन में जा रहा है तो ऐसी कंडीशन को डंपिंग सिंड्रोम कहा जाता है। तो यदि पेशेंट की गैस्ट्रेक्टोमी हुई हो, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हुई हो तो उसका कॉम्प्लिकेशन डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टोन इन द सैलिवरी ग्लैंड इज नोन एज। यदि सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज कॉलीलिथियासिस, ऑप्शन नंबर बी इज सियालोलिथियासिस, ऑप्शन नंबर सी इज नेफ्रोलिथियासिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ज़ैंथेल्स्मा।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सियालोलिथियासिस। यदि पेशेंट की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो गए हैं तो उसे सियालोलिथियासिस कहा जाता है। कॉलीलिथियासिस ऐसी कंडीशन है यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहे हैं तो उसे कॉलीलिथियासिस कहा जाता है। एंड यदि किडनी में जो है स्टोन हो रहा है तो उसे नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लूइश डिस्कलरेशन और एकाइमोसिस अराउंड द अम्ब्लाइकस इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट को ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिले अम्ब्लाइकस वाले रीजन में तो उसे क्या कहेंगे। ब्लूइश डिस्कलरेशन और एकाइमोसिस देखने को मिल रहा है अम्ब्लाइकस में, उसके लिए कौन सा साइन बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज हॉमन साइन, ऑप्शन नंबर बी इज कर्निग साइन, ऑप्शन नंबर सी इज कोलन साइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ओशियंडर साइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कोलन साइन। कोलन साइन कहा जाता है, कोलन साइन जो है ये पैनक्रिएटाइटिस वाली कंडीशन में देखा जाता है। यदि पेशेंट को पैनक्रिएटाइटिस है तो पेशेंट के जो अम्ब्लाइकल वाला रीजन रहेगा वहाँ पर इस तरीके से जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन या एकाइमोसिस देखने को मिलता है जिसे कोलन साइन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है हेमाटोचीजिया इज। हेमाटोचीजिया कौन सी कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए इज ब्लड इन वॉमिट। यदि वॉमिटिंग में ब्लड प्रेजेंट हो उसे कहते हैं, या फिर ब्लड इन स्पूटम, स्पूटम में अगर ब्लड हो, या फिर फ्रेश ब्लड इन स्टूल, स्टूल में फ्रेश ब्लड प्रेजेंट हो, या फिर ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल, या फिर जो स्टूल है उसमें ब्लड के जो ऑकल्ट हैं ये प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हेमाटोचीजिया कौन सी कंडीशन होती है। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रेश ब्लड इन स्टूल। यदि स्टूल में फ्रेश ब्लड देखने को मिल रहा है तो उसे हेमाटोचीजिया कहा जाता है। और यहाँ पर हेमेटेमेसिस ऐसी कंडीशन है यदि वॉमिटिंग में ब्लड देखने को मिल रही है तो हेमेटेमेसिस की टर्म कहा जाता है, और यदि स्पूटम में ब्लड देखने को मिल रहा है तो उसे हेमेप्टेसिस की कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड इन द स्टमक इज नोन एज। यहाँ पर पूछा है कि यदि HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए स्टमक में तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एक्लोरहाइड्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपोक्लोरहाइड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज हाइपरक्लोरहाइड्रिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज एनाप्लेशिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हाइपोक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन कहा जाता है यदि HCl का सिक्रीशन स्टमक में डिक्रीज हो जाए तो उसके लिए हाइपोक्लोरहाइड्रिया टर्म यूज़ किया जाता है, और यदि HCl का सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हाइपरक्लोरहाइड्रिया टर्म जो है ये यूज़ की जाती है। और यदि HCl का जो है अमाउंट बिल्कुल एब्सेंट हो जाए, प्रेजेंट ना रहे, तो उस कंडीशन में एक्लोरहाइड्रिया की टर्म जो है ये यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पाइलोरिक स्टीनोसिस। यदि किसी पेशेंट में पाइलोरिक स्टीनोसिस की कंडीशन देखने को मिले तो हम कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को पाइलोरिक स्टीनोसिस है, कौन सा सिम्टम्स इनमें से पेशेंट में प्रेजेंट हो सकता है। पाइलोरिक स्टीनोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये जो स्टमक का पाइलोरिक वाला रीजन होता है, पाइलोरिक वाले रीजन में स्टीनोसिस हो जाती है, ये नैरो हो जाता है रीजन, जिसे पाइलोरिक स्टीनोसिस कहा जाता है। तो हमें बताना है कि पाइलोरिक स्टीनोसिस में क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज रीगर्जिटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज स्टेरिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज टेनिस्मस।
यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन में। इस कंडीशन में जब भी पेशेंट फूड लेगा तो तुरंत ही फोर्सफुल एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा जो भी फूड रहेगा वो, और इसे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहा जाता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली कंडीशन में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूछा गया द इरोशन ऑफ म्यूकोजल लेयर ऑफ स्टमक इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्टमक की म्यूकोजल लेयर है उसमें इरोशन हो जाए, डैमेज हो जाए, तो कौन से टाइप का जो यहाँ पर अल्सर है वो हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज डियोडिनल अल्सर, ऑप्शन नंबर बी इज गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्शन नंबर सी इज क्रॉन्स अल्सर एंड ऑप्शन नंबर डी इज डाइवर्टिकुलाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिक अल्सर। यदि जो स्टमक की म्यूकोजल लेयर है वहाँ पर डैमेज हो जाए, इरोशन हो जाए, तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम रिजल्ट्स। यहाँ पर पूछा गया है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है यदि उसका स्टिमुलेशन हो जाए, ज़्यादा एक्टिव हो जाए वो, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज डिक्रीज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी। जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की मोटिलिटी है, मूवमेंट्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज्ड डायलिटेशन ऑफ पोर्टल वेन ब्रांचेस, या फिर जो पोर्टल वेन की ब्रांचेस हैं उसमें डायलिटेशन डिक्रीज हो जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे HCl का प्रोडक्शन होना और जो भी यहाँ पर हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो भी सिक्रीशंस हो रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज्ड टोन ऑफ एनल स्फिंक्टर, या फिर जो एनल स्फिंक्टर होते हैं उनकी जो टोन है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें बताना है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व का डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो जाए तब। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन। जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस रहते हैं वो सभी इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे HCl का भी जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो भी हार्मोन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है यदि वो स्टिमुलेट हो जाए, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सिक्रीशंस रहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशंस वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेस इन द सलाइवा सर्व्स द पर्पस ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो अमाइलेस प्रेजेंट रहता है सलाइवा में उसका क्या पर्पस होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए इज़ वॉशिंग अवे फूड पार्टिकल्स टू क्लीन द माउथ। माउथ को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो वॉश हो जाएं। ऑप्शन नंबर बी इज़ ल्यूब्रिकेटिंग द फूड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन विथ ओरल म्यूकोजा, या फिर जो ओरल म्यूकोजा है वहाँ पर ल्यूब्रिकेशन फूड को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज़ डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया टू प्रिवेंट ओरल इन्फेक्शन, या फिर जो हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में और ओरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी कैटलाइजिंग द केमिकल रिएक्शन फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, या फिर स्टार्च के डाइजेशन के लिए केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो सलाइवा में अमाइलेस एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कैटलाइजिंग द केमिकल रिएक्शन फॉर डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च के डाइजेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है अमाइलेस एंजाइम जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ये स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, केमिकल रिएक्शंस करने में हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन के लिए।
उसके बाद पूछा गया द स्ट्रक्चर दैट इज लोकेटेड नियर द लैरेंजियोफेरिंक्स टू प्रिवेंट अ फूड बॉलस फ्रॉम एंटरिंग द एयरवे ड्यूरिंग द डिग्लूटिनेशन इज द। यहाँ पर पूछा है कि जब भी हम फूड को लेते हैं, खाना खाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर रहता है जो कि लैरेंजियोफेरिंक्स के पास ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि खाने को बचाता है कि वो एयरवे में एंटर ना हो, ईजोफेगस में ही खाना एंटर हो, ना कि एयरवे में जाए। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट करता है फूड को एयरवे में जाने से? ऑप्शन नंबर ए इज क्रिकॉइड, ऑप्शन नंबर बी इज एपिग्लॉटिस, ऑप्शन नंबर सी इज पैलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज टंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ये प्रिवेंट करता है कि जो फूड हम खा रहे हैं वो ईजोफेगस में ही जाना चाहिए, एयरवे में ना जाए। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं एपिग्लॉटिस का, इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो कि जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसे एयरवे में जाने से प्रिवेंट करता है। उसके बाद पूछा गया है द चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट। यहाँ पर पूछा गया है जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में चीफ सेल्स होती हैं वो किस चीज़ को सिक्रीट करने में हेल्प करती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज पेप्सिनोजन, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन नंबर सी इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंट्रिंसिक फैक्टर। तो हमें बताना है कि जो चीफ सेल्स हैं वो किस चीज़ को सिक्रीट करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती हैं चीफ सेल्स और पेप्सिनोजन ही बाद में पेप्सिन जो एंजाइम है से एक्टिवेट करता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद पूछा गया है द सिक्रीशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्टमक कैन बी स्टिमुलेटेड बाय दिस हार्मोन। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि स्टमक में सिक्रीशन और मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प करता है। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए इज सिक्रीटिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इज कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी इज गैस्ट्रिन हार्मोन एंड ऑप्शन नंबर डी इज गैस्ट्रिक जेलेटिनस हार्मोन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है ये एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। ये हमारे पेराइटल सेल्स से जो है HCl के सिक्रीशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, गैस्ट्रिक में जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और ये जो हार्मोन है ये हमारे पाइलोरिक एंट्रम के जी सेल से रिलीज होता है। जो गैस्ट्रीन हार्मोन है एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पाइलोरिक एंट्रम के जी सेल से रिलीज होता है और इसका काम है जो भी सिक्रीशंस हैं जैसे HCl का सिक्रीशन और जो मोटिलिटी है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, इनको इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिन। तो यहाँ पर जो पूछा गया था क्वेश्चन में कि स्टमक में सिक्रीशन और मोटिलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर है गैस्ट्रिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which type of gastrointestinal motility through mixes the chyme in the small intestine? यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे कौन से टाइप की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी है जिसकी वजह से जो काइम और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइम होता है, जो फूड होता है काइम फॉर्म में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए इज प्रोपल्शन, ऑप्शन नंबर बी इज सेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज चोर्निंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज पेरिस्टॉल्सिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स करने के लिए ऐसे कौन से टाइप की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है जो वर्क करती है? प्रोपल्शन, सेगमेंटेशन, चोर्निंग एंड पेरिस्टॉल्सिस।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अच्छे से मिक्स होता है। उसके बाद पूछा गया है द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज जॉइंड टू द रेक्टम इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा है लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रेक्टम से जाके जॉइन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज असेंडिंग कॉलॉन, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रांसवर्स कॉलॉन, ऑप्शन नंबर सी इज डिसेंडिंग कॉलॉन एंड ऑप्शन नंबर डी इज सिग्मॉइड कॉलॉन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सिग्मॉइड कॉलॉन। सिग्मॉइड कॉलॉन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो जो है रेक्टम और एनल से जाकर कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट होता है इसे सिग्मॉइड कॉलॉन कहा जाता है, और यही पार्ट जो है रेक्टम और एनस से जाकर जुड़ा हुआ होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के एक बार सारे पार्ट्स यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर जो नीचे की तरफ रहता है दैट इज अपेंडिक्स, और ये वाले पोर्शन को सीकम कहा जाता है। इतना वाला जो पोर्शन रहेगा दैट इज असेंडिंग कॉलॉन। ऊपर तरफ यहाँ पर जो पोर्शन दिया गया है दैट इज ट्रांसवर्स कॉलॉन। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन दिया गया है दैट इज डिसेंडिंग कॉलॉन, एंड ये वाला जो रीजन रहता है इसे सिग्मॉइड कॉलॉन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहां पर जाकर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। और यदि आप एमपी एनएचएम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।